नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये हर साल किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। ज़्यादातर जो वजहें होती हैं वो ये होती हैं कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। उस वजह से ये विषय बार बार चर्चा में आता है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया दोस्तों, इसका अभी लेटेस्ट कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु के जो एक मंत्री हैं जिनका नाम है सेंथिल बालाजी, इनको वहाँ के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं पी रवि जिनका नाम है, उन्होंने इनको सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। तो हमारे सामने यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चूंकि राज्यपाल जो होता है आर्टिकल 164 के अंतर्गत सीएम और जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसको शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है। तो इसी से ये सवाल उठा कि अगर नियुक्त करता है तो क्या बर्खास्त भी कर सकता है। तो हमारे सामने यही सवाल उठा कि आर्टिकल 163 के तहत जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसके तहत राज्यपाल किसी मंत्री को या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि 164 के तहत तो वो मंत्रिपरिषद की और सीएम की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाते हैं उनको। तो इसको मतलब जो आर्टिकल 163 के तहत बर्खास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका जो जवाब है दोस्तों कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और फिर जैसे ही पी रवि ने आज बर्खास्त किया तो उसके अगले ही दिन होम मिनिस्ट्री के आदेश पर इन्होंने अपने निर्णय को वापस ले लिया। तो हमारे सामने यही प्रश्न है कि इस तरह की जो इशू उठते हैं तो जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियाँ उसका दुरुपयोग क्यों होता है, बार बार क्यों करते हैं गवर्नर जो दुरुपयोग, और इसके लिए हमारे सामने क्या गाइडलाइंस है, इसका क्या सुझाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इसका संवैधानिक पक्ष क्या है, ये सब चीज़ देखेंगे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही जो तेलंगाना गवर्नमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और क्यों चली गई, इन्होंने वहाँ जाके एक पिटीशन दायर की कि हम तेलंगाना की जो गवर्नर हैं वो किस सारे विधेयक पे या किसी और विषय पे निर्णय नहीं ले रही हैं। तो ये कहते हुए तेलंगाना की जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं कि संविधान में ये तो लिखा है कि गवर्नर निर्णय लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई समय नहीं लिखा हुआ है कि इस टाइम तक गवर्नर निर्णय लेंगे। तो इसकी वजह से गवर्नर क्या करती हैं, या जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको टाल देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। क्योंकि जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, जो राज्यपाल अपॉइंट होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और स्टेट में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है, दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उसको परेशान करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार का इशू था, जो आप अपने पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ये इशू था कि दिल्ली सरकार हर एक विषय पे कानून बना सकती है, केवल 3 विषयों को छोड़ के, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। ये दिल्ली गवर्नमेंट अपने हाथ में चाहती है, लेकिन इस विषय में कानून नहीं बना सकती, ये संविधान में लिखा है। तो बहुत सारे इशू जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल के थ्रू ये करवाती है कि इन विषयों के अलावा भी राज्यपाल हर बार अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मतलब कि इन विषयों के अलावा भी बार बार दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप करते रहते। कोई छोटा से छोटा इशू, ट्रांसफ़र का इशू, नियुक्ति का इशू, उसमें भी जो गवर्नर टांग अड़ाते रहते हैं। तो उसी के लिए बार बार नए कानून चेंज कर, जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला देती है और उसको खारिज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बार बार ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और मतलब कि ये होता किसके थ्रू है, फिर राज्यपाल का रोल इसमें बढ़ जाता है। तो हमारे सामने यही प्रश्न है कि राज्यपाल जो है ये, इसकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है इतना। तो हमारे सामने 3 पक्ष इसके बनते हैं राज्यपाल के संबंध में। कि देखिए, पहला पक्ष यही बनता है कि जो भारतीय संविधान में गवर्नर का पद है इसकी अब उपयोगिता बची भी है कि नहीं बची है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो संवैधानिक पद था अब इसका राजनीतिकरण होता गया और ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक पद बन चुका है। तो लोग यही कहते हैं कि ज़्यादातर कि इसके पद की जो प्रासंगिकता वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक तो ये पक्ष समझेंगे। दूसरा पक्ष हमारा है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार से वर्णन है। इसे बताया गया है राज्यपाल किन किन मुद्दों पे विवेकाधीन शक्तियाँ उनके पास है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और तीसरा है कि ये जो मतलब कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है और उसका दुरुपयोग जो होता है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो ये नवम रेबिया गाइडलाइंस है इसके लिए, और सरकारिया आयोग की कुछ रिकमेंडेशन है, वो चीज़ें इसके लिए हैं राज्यपाल की, मतलब कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अब हमारा पहला जो इशू बनता है इन सब चीज़ों में कि राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस एक्ट में गवर्नर के पद का उल्लेख था। और किस लिए था कि स्थानीय सरकार जो थी उनको शासित करने के लिए, क्योंकि उस समय जो प्रोविंस थे वो अस्तित्व में थे ही, तो उनको जो गवर्न करने के लिए, उनको शासित करने के लिए गवर्नर का पद था। लेकिन इसमें एक धारा ये भी थी, धारा 51, कि गवर्नर को ये पूरी ताकत रहेगी कि वह किसी मंत्री को नियुक्त करे तथा साथ ही साथ मंत्री को बर्खास्त करने का भी प्रावधान था।
तो ये क्यों किया गया था उस समय? क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और ब्रिटिश के अधीन था। तो ब्रिटिश सरकार अपने हित में ये कानून लेके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसकी धारा में ये 51 में ये लिखा था कि जो गवर्नर होगा वो किसी मंत्री को नियुक्त भी कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। और ये ब्रिटिश हित को ध्यान में रखकर किया गया था। ये क्यों किया गया दोस्तों? कि कोई भी मंत्री ऐसा ना खड़ा हो जाए प्रोविंस का कि जो मतलब कि ब्रिटिश का विरोधी हो जाए, स्वतंत्रता की डिमांड करने लगे, ये सब चीज़ें करने लगे। तो इसलिए ऐसा कहा गया था कि कोई मंत्री अगर ऐसा करता है तो उसको गवर्नर बर्खास्त कर सकता है। और उस समय गवर्नर क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है पहली बात तो गवर्नर, और राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है गवर्नर। आगे जब ये चीज़ें हुई, फिर जब सरकार बनी, मतलब कि भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर कहते थे कि राज्यपाल का पद होना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत बल देते थे वो। अम्बेडकर कहते थे, इस पर इसकी पुरजोर वकालत की थी कि राज्यपाल का पद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत के संघीय ढांचे में केंद्र के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए राज्य संप्रभुता की मांग कर सकते हैं, अलगाव की मांग कर सकते हैं। तो इसलिए राज्यपाल जो होना चाहिए वो केंद्र द्वारा नियुक्त होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी पद है, इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी हमेशा आगे चल के भी, क्योंकि उस समय के जो प्रोविंस थे वो अगर इंडिपेंडेंस की मांग करने लगेंगे या देश के प्रति समर्पण की भावना प्रस्तुत नहीं करेंगे, इस वजह से सेंट्रल द्वारा नियुक्त एक गवर्नर होना बहुत जरूरी है। हालांकि संविधान में लिखा नहीं, लेकिन 1967 और 68 तक जब तक राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति होती थी तो वहाँ जो संबंधित सीएम थे हर उस स्टेट के, उनसे परामर्श लिया जाता था। ये परिपाटी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने इस परिपाटी को तोड़ा और धीरे धीरे ऐसे राज्यपालों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया जो मतलब कि इस तरीके से हो कि केवल केंद्र वो मतलब कि इनसे परामर्श लेना तो पहले बंद ही कर दिया। और दूसरी बात है कि केवल प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए नहीं किया, केवल निगरानी करने के लिए कि देखिए राज्य क्या कर रहा है, वहाँ पे मतलब कि प्रशासनिक कार्य में सहयोग के लिए नहीं किया राज्यपाल पद का मतलब अपॉइंटमेंट, लेकिन बस इसलिए किया कि वहाँ जाके देखो कि राज्यपाल पूरा का पूरा निगरानी रखो उस राज्य पे। आगे बीपी सिंह की सरकार आई 1989 में, तो फिर इन्होंने क्या किया 1989 में जितने भी राज्यपाल थे उस समय सबके इस्तीफे मंगवा लिया और सबको रिजाइन करवा दिया। जब सरकार बदली तो उसने अपने हिसाब से अपॉइंट किया, और फिर ये जब आए तो इन्होंने सबको रिजाइन करवा दिया। यही होता रहता है लगातार अभी। तो इसी को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता रह भी गई है कि नहीं है, ये संवैधानिक पद रह भी गया है कि नहीं, कि सिर्फ एक राजनीतिक पद बन के रह गया है। तो देखिए अब थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए इसको कि भारतीय संविधान के अब इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, फिर भी मतलब कि हम यही कहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोका जाए तब। तो इसी के संदर्भ में ये देखिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक एवं आर्टिकल 213 के माध्यम से राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का विवरण दिया गया है। तो राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियाँ होंगी उनका विवरण आर्टिकल 153 से लेकर 167 एवं 213 के माध्यम से दिया गया है। एवं भारतीय संविधान में केंद्रीय कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रावधान है, जैसे केंद्र में कार्यपालिका होगी सेम उसी तरीके से राज्य में कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत राज्यपाल का जो पद है वो एक अति अनिवार्य पद है। इसको निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है। अब वो संदर्भ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से ज़्यादा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। ये क्यों दे गई हैं दोस्तों? क्योंकि राज्यपाल जो होता है, ये नेगेटिव वर्ड है लेकिन यूज करना ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, बुक में भी यूज होता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है और राज्यपाल के थ्रू बहुत सारे काम केंद्र को करवाने पड़ते हैं, इसलिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र का मतलब कि बनाया गया है, लेकिन राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं, इसलिए क्योंकि उससे राज्य के अगर दूसरे गवर्नमेंट की सरकार है और केंद्र में दूसरे गवर्नमेंट की सरकार है तो राज्यपाल से बहुत सारे काम करवाने होते हैं, इसलिए उसको विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई है। क्योंकि आगे बताऊंगा आपको कि जब 356 का प्रयोग होता है तो राज्यपाल रिपोर्ट बना के देता है, तभी 356 का प्रयोग होता है। अब अगर रिपोर्ट बनाना है तो उसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ होनी चाहिए, इस वजह से राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। अब इसकी प्रासंगिकता देखते हैं दोस्तों। तो पहली बात है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संवैधानिक अध्यक्ष का क्या मतलब है? संवैधानिक अध्यक्ष का ये मतलब है कि जो उस राज्य में जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही कहे जाएंगे, मतलब कि किए जाएंगे। उसी का नाम हर जगह, साइन उसी का, नियुक्ति पे साइन उसी का, या कोई भी कुछ भी होता है तो कोई भी कार्यपालिक निर्णय होता है तो सब जगह जो साइन होंगे राज्यपाल के होंगे, इसलिए इसको राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष बोला जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो सही शब्द है, जो अच्छी किताबों में दिया जाता है, टिट्यूटलर हेड ऑफ द स्टेट, नाम मात्र का अध्यक्ष, लेकिन राज्यपाल के विषय में ऐसा नहीं बोला जाता है। अब एजेंट इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि जब राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, तो उस महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो करके ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल के संबंध में ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को सेंटर जब चाहे
वापस बुला सकता है। हमारे हिसाब से काम करोगे, अगर सेंटर के हिसाब से काम करोगे तो उसके हिसाब से आप बने रहोगे। अगर आपने अपना दिमाग लगाया कुछ सेंटर के खिलाफ तो आपको उसी दिन बुला लिया जाता है। तो इसलिए इसको केंद्र का एजेंडा बोला जाता है। तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए और आगे देखिए, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है एवं 356 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका क्या मतलब है? जब राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करेगी तो वो किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा? वो केंद्र के ही प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उसको हटाने का भी अधिकार राज्य को केंद्र को है, मतलब कि उसको अपॉइंट करने का भी अधिकार केंद्र को है। तो जब केंद्र सरकार को 356 का प्रयोग करना हो तो 356 का प्रयोग का मतलब है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना। तो राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। और राज्यपाल अगर रिपोर्ट में अपने ये कह दे कि उस राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी है इसका पूरी तरीके से अगर ब्रेक डाउन हो गया है, अगर ये रिपोर्ट बना के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दे दी और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो गए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर जैसे मणिपुर का भी इशू चल रहा है, अगर वहाँ की गवर्नर ऐसा करें कि यहाँ पे संवैधानिक मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिपोर्ट बना के दे दे, तो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा मणिपुर में। लेकिन वही है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, उसका मतलब है कि केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, इसलिए वो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। इवन जो एसआर बम्बई केस हुआ था इसी आर्टिकल 356 के लिए, उसमें भी ये कहा गया था कि राज्य में जब संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए तभी 356 का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है ये राज्यपाल का पद, कि सारा कुछ डिपेंड है इसकी रिपोर्ट से। अगर ये झूठी रिपोर्ट बना दे तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या किसी मानसिकता से ग्रसित होके या केंद्र के खिलाफ, मतलब कि केंद्र को भी ना बता के अपने हिसाब से कोई अगर रिपोर्ट बना दे और राष्ट्रपति सेटिस्फाई हो जाए उस रिपोर्ट में, तब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 1900 अब कुछ बहुत सारे मामले मतलब कि सही भी होते हैं। जैसे राज्यपाल के अगर 1993 में जब 92-93 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो उस समय की जो सरकार थी तो वहाँ पे जो हिंदी बेल्ट के जो स्टेट थे, जैसे महाराष्ट्र हुआ, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इन सब राज्यों में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी। तो फिर वहाँ के जो राज्यपाल से उनसे रिपोर्ट मतलब कि देने को कहा गया कि वहाँ संवैधानिक मशीनरी का ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है। तो फिर राज्यपाल ने रिपोर्ट दी, बोला कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ है। तब वहाँ पे जितने भी स्टेट थे सब पे एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ये तो मतलब कि ये अगर सही है तो राज्यपाल का पद कितना ज़्यादा प्रासंगिक है। सारा कुछ उसी पे डिपेंड है कि इस तरीके से रिपोर्ट जो देगा उसी पे राज्यपाल का जो राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं लगेगा उस पर डिपेंड होता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर केंद्र सरकार ज़बरदस्ती किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है या उस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो उनको परेशान करने के लिए या अपना हित कुछ प्रभावित हो रहा है उनका, तो उसके लिए अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है और राज्यपाल अगर विवेक संगत है, विवेकाधीन शक्तियों का मतलब अगर उसने अपने दिमाग से कि उसको लगे कि यह गलत है, तो वो अगर अपोज करता है कि नहीं इस तरह हमने रिपोर्ट दी ही नहीं तो आप किस आधार पर लगा रहे हो, इस तरह की बात भी करता है तो सेंटर क्या करता है, उसको बर्खास्त कर देता है, क्योंकि सेंटर जब चाहे राज्यपाल को बुला सकता है। तो इसी के संदर्भ में एक केस है शमशेर सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर जो है केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह केंद्र सरकार की नौकरी नहीं करता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर राज्यपाल कोई रिपोर्ट उसके अगेंस्ट में दे रहा कि नहीं ऐसा नहीं, स्टेट में संवैधानिक मशीनरी का भंग नहीं हुआ, तो आप उसको नौकरी से निकाल देंगे या उसको हटा देंगे। इस तरह मत करिए, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधित्व है लेकिन आपकी नौकरी नहीं करता कि आपको जो कहे वो करता रहे। तो ये कहा गया था। अब आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा इसकी प्रासंगिकता में है कि राज्यपाल जो है केंद्र एवं राज्य के बीच सेतु का काम करता है, संवाद को स्थापित भी करता है। राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है, साथ में संवाद भी स्थापित करता है। तो हमने ये देख लिया कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है। तो इन 3 पॉइंट से हमने ये देखा कि राज्यपाल के पद की क्या मतलब की प्रासंगिकता क्या है। एक तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है और दूसरा जबकि मतलब कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और 356 लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा क्या देख लिया, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है। संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, राज्यपाल के लिए क्या प्रावधान? तो आर्टिकल जो 153 है इसमें यह कहा गया है कि भारतीय राज्य में गवर्नर का पद होगा। गवर्नर का पद किस आर्टिकल से निकलता है? 153 से। और 155 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यपाल को जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो संविधान सभा में ये बात पे खूब बहस हुई थी कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल का पद है वो निर्वाचित होना चाहिए कि नॉमिनेटेड होना चाहिए, कि मतलब कि हमने नॉमिनेट कर दिया ये वो इलेक्टेड होना चाहिए।
तो इस बात पे बाद में ये हुआ कि अगर राज्यपाल का पद निर्वाचित होगा तो वहाँ का जो सीएम होगा जिस राज्य में, तो उससे बस केवल प्रतिस्पर्धी का होड़ लगी रहेगी कि मैं निर्वाचित हूँ तो मैं यहाँ पे रहूँगा, या सीएम ये कहेगा कि मैं निर्वाचित हूँ मैं रहूँगा, तो जो कार्यपालिक निर्णय होंगे वो ढंग से हो नहीं पाएंगे और राज टूटे हुए रहेंगे। तो इस वजह से इस पद को, राज्यपाल को, निर्वाचित पद नहीं बनाया गया और नॉमिनेटेड पद ही बनाया गया, क्योंकि इससे क्या होता है, सीएम और गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसमें प्रतिद्वंद्विता रहती है। एक चीज़ और देखिए, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि राज्यपाल का जो पद है उसकी नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को निरपेक्ष अधिकार है। इसको निरपेक्ष अधिकार को क्या बोलते हैं, कार्टे ब्लांच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होगा तो पूर्ण अधिकार किसी चीज़ पे। तो इन्होंने इस आर्टिकल से यही पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका राज्यपाल की नियुक्ति में, नॉमिनेशन में पूरा का पूरा निरपेक्ष अधिकार है। और सारे जो मतलब कि विवाद की जड़ यही है आर्टिकल 155 कि जब किसी का निरपेक्ष अधिकार होगा किसी की नियुक्ति में, तो अपने ही लोगों को बैठाएंगे, एजेंट को ही बैठाएंगे, और सारा कुछ गड़बड़ यहीं से होता है। रेवड़ी के रूप में पद बांटे जाते हैं दोस्तों, कि अगर, जबकि इसमें देखिए आगे ये हमारा जो सरकारी आयोग, इसने ये भी कहा था कि इसी आर्टिकल 155 में सुधार किया जाए। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका न रहे राज्यपाल को नॉमिनेट करने में, सेंट्रल की भी रहे, स्टेट की भी रहे, और भी अगर आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या और जो कमीशन उनको ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी ऐड कर लीजिए। और संविधान सभा ने भी इस पर यह कहा था कि राज्यपाल वही होंगे जो या तो शिक्षाविद हो, या संविधान विशेषज्ञ हो, या प्रकांड वकील हो। अगर इनको हम नियुक्त करेंगे तो राज्यपाल का पद जो होगा वो निर्विवादित बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है दोस्तों? नहीं, राज्यपाल का जो पद होता है वो राजनीतिक हो चुका है, पूरा रेवड़ी के रूप में हो चुका है कि जितने भी पद राज्यपाल आप देखेंगे वो उसी जो करंट गवर्नमेंट सेंटर में होती है उसी के पूर्व नेता या मतलब उसी से जुड़े हुए नेता होते हैं। तो राजनीतिक हो चुका है, संवैधानिक नहीं रह गया है। तो जब इस तरीके से चीज़ें होंगी तो उस पद का पूरी तरीके से दुरुपयोग भी होगा। अब देखिए इसमें और देखिए आगे क्या है कि आर्टिकल 361 के माध्यम से भारत के राज्यपाल को वही विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति को होते हैं। तो जो चीज़ें राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है वही आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल को भी है। तो जैसे क्या होता है, राज्यपाल जो होता है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है। हर कुलाधिपति हर स्टेट में होते हैं, लेकिन जो कुलपति होता है स्टेट यूनिवर्सिटी को, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो नियुक्ति करेगा, जो वहाँ के जो कुलाधिपति होंगे, वाइस चांसलर होंगे किसी यूनिवर्सिटी की, स्टेट यूनिवर्सिटी की, उनका जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल करता है, इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है राष्ट्रपति के माध्यम से, क्योंकि राज्यपाल उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस पद का लगातार दुरुपयोग होता है कि जो आजकल यूनिवर्सिटी में चांसलर भी बनते हैं, वाइस चांसलर भी बनते हैं, वो भी राजनीतिक पद होते हैं, बैठने के लायक नहीं होते, लेकिन उनको नियुक्त कर दिया जाता है। अब इसकी वजह से जो संस्थान होते हैं वो पूरी तरीके से कमजोर होते चले जाते हैं। तो राज्यपाल यहाँ अपने हिसाब से खुद डिसाइड करे कि वो अपनी जो विशेषाधिकार शक्तियाँ उसका किस तरीके से यूज करना चाहता है। राज्यपाल चाहे तो पूरी तरीके से दुरुपयोग कर सकता है, राज्यपाल चाहे तो पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकता है। ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब राज्यपाल को इतनी विवेकाधीन शक्तियाँ दे दी जाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह हक होगा कि सिर्फ वही अपॉइंट कर सकती है, तो इसमें चेक और बैलेंस कहाँ से रह जाएगा? इसीलिए इसमें चेक और बैलेंस होना चाहिए, और नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब दोनों की भूमिका होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देख लें। अब इसी आर्टिकल 361 को देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 361 के माध्यम से राज्यपाल यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो यह नियुक्ति राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियों से जुड़ा है, और इसको, इस निर्णय को जो मतलब कि राज्यपाल ने लिया, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इतना विशेष अधिकार है राज्यपाल के पास, और इसी का अगर दुरुपयोग करते हैं तो सारी संस्थाएं कमजोर होती चली जाती हैं। जो नियुक्ति अगर मतलब कि जो उस पद के लायक नहीं है उसकी नियुक्ति होती है, तो वो फिर पूरी संस्थाओं को कमज़ोर करते हैं। वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो कमज़ोर होती हैं, किसी तरह के कार्यपालिक इंस्टीट्यूट है वो कमज़ोर होती है। ये सारा कुछ राज्यपाल से जुड़ा होता है। तो राज्यपाल का पद इतना विशेष पद है, अगर राज्यपाल दुरुपयोग करता है तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि कमज़ोर स्थिति पैदा हो जाती है। और क्या है, तो लेकिन न्यायपालिका में ये भी कहा न्यायपालिका ने कि राज्यपाल के निर्णय को चुनौती तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके अपवाद हैं कुछ। और अगर अपवाद क्या है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तब न्यायपालिका के पास मतलब कि राज्यपाल के खिलाफ या उसके निर्णय के खिलाफ आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या मतलब कि कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उसका जो निर्णय है राज्यपाल का वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लिया है, खराब मंशा से लिया गया है, या फिर जो निर्णय है राज्यपाल का वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जो संवैधानिक सिद्धांत है, उनके विरुद्ध है। अगर इन दोनों के विरुद्ध है तो आप इसके जो राज्यपाल है उसके निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
तो इस मेलाफाइड इंटेंशन को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो अब राज्यपाल के जो पद है, जो राज्यपाल का जो निर्णय है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और जो आप चुनौती देते हैं तो किस जो रिट है उसके माध्यम से देते हैं, उसको को वारंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो देखिए, तो यही चीज़ें हैं। जैसे इसमें हुआ क्या था, जैसे कर्नाटक का वाला मुद्दा था, तो कर्नाटक में 2018 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी समर्थित जो गवर्नमेंट थी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसके येदियुरप्पा जो सीएम कैंडिडेट थे, ये मतलब कि इन्होंने सीट पाई, मतलब कि ये ज़्यादातर जो बहुमत होना चाहिए वो तो इन्होंने नहीं पाया, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें पाई। और जो कांग्रेस और जेडीएस का जो मतलब कि गठबंधन था, उसके पास बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए तो उससे ज़्यादा सीट, लेकिन गठबंधन के हिसाब से, लेकिन बीजेपी जो है वहाँ पर सबसे बड़ा दल था। तो ज़्यादा होना क्या चाहिए था कि जब साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटक में कि जो बीजेपी के पास मतलब कि बहुमत नहीं है, कांग्रेस और जेडीएस के पास है, तो जेडीएस को बुलाना चाहिए, कांग्रेस को बुलाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो राज्यपाल थे, जो बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, वो गुजरात के वजूवाला ऐसा कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया, येदियुरप्पा को बुलाया और येदियुरप्पा को सीएम की शपथ दिलवा दी और ये कहा कि आपको 21 दिन का टाइम है। 21 दिन का टाइम सोचो आप दोस्तों कि क्यों दिया गया होगा। वो इसीलिए दिया गया होगा ना कि भाई 21 दिन में आप जितने विधायक हैं उनको मैनेज कर लीजिए, तोड़ लीजिए जितना तोड़ना है। तो इसके खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस पार्टी थी, ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसे ही गए 5-6 दिन होते ही, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी उसके पहले येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा गया तो ये इंटेंशन जो था, ये मेलाफाइड इंटेंशन था, तो चुनौती होती तो ऐसे ही गिर जाती, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो ये अगर चीज़ें हैं तो आप राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। तो इस तरह से होता क्यों है, क्योंकि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं और वो जैसा चाहता है वैसे मैनेज करता है। तो अब हम देख लेंगे जो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, थोड़ा सा यही जो हमने पढ़ा, ये लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लीजिए। यद्यपि आर्टिकल 361 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णयों नियुक्तियों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन निर्णय को लेते समय यदि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है या ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो पद के अनुसार नहीं है, तो इन परिस्थितियों में अधिकार परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की। तो दोस्तों, इस वीडियो में, क्योंकि ये 24-25 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसमें मतलब कि और अगर हम इसकी जो डिस्कशनरी पावर है वो डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता है सिर्फ वो डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में जो उससे संबंधित डिस्कशनरी पावर है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।